हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास आपके लिए एक बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसका आपको वर्षों से इंतजार था और वो घड़ी अब आ गई दोस्तों। तो आइए, आज की क्लास जो आधारित रहेगी हिंदी ग्रामर को लेकर के रहेगी। तो हम लोग अब विधिवत हिंदी की क्लास की शुरुआत करेंगे और जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं, कोई भी दोस्तों बचेगा नहीं, सब कुछ आपको विधिवत पढ़ाया जाएगा। तो आइए, देर नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, देर नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों हिंदी व्याकरण के प्रमुख टॉपिक लिखे हुए हैं। तो अब ये जो टॉपिक है, तो सबसे पहले इन टॉपिकों को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। तो टॉपिक में पहला दोस्तों देखो, एक लिखा हुआ वर्णमाला। तो वर्णमाला हम लोगों को देखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखना है स्वर। ठीक है, स्वर। स्वर के बाद दोस्तों हम लोगों को क्या देखना है? व्यंजन देखना है। और व्यंजन के बाद दोस्तों वर्ण विचार देखना है। फिर इसके बाद दोस्तों शब्द विचार देखना है। शब्द विचार, क्लियर। और शब्द विचार के बाद दोस्तों क्या देखनी है? संधि। संधि के बाद समास। समास के बाद उपसर्ग। उपसर्ग के बाद प्रत्यय। प्रत्यय के बाद शब्द भेद। फिर दोस्तों क्या रहेगी? संज्ञा। ठीक है, तो ये दोस्तों हिंदी व्याकरण के संज्ञा तक के मैंने टॉपिक आपको बता दिए कौन कौन से पढ़ने हैं। तो आप देख लो, वर्णमाला से लेकर के संज्ञा तक का टिक लगा हुआ है। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग और आगे बात करें और कौन टॉपिक पढ़ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो जरा देखो, संज्ञा के बाद वाले जो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। संज्ञा के बाद अगला जो टॉपिक है सर्वनाम। फिर रहेगा दोस्तों विशेषण। और फिर रहेगा क्या? क्रिया। ठीक है, तो ये दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, कुछ टॉपिक अपने ये रहे जो हम लोगों को हिंदी ग्रामर में देखना है। ठीक है, चले स्क्रीनशॉट लें इतने का, फिर देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक दोस्तों पढ़ने हैं। तो कुछ टॉपिक अपने पास ये और लिखे हुए हैं, तो आइए दोस्तों इनको भी देख लेते हैं। जैसे देखो, टॉपिक में अगला है क्रिया विशेषण। क्या होता है इस पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। फिर संबंध बोधक, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। समुच्चय बोधक दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। फिर विस्मय बोधक दोस्तों, इसको भी देखेंगे। विस्मय नहीं, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर हम लोग दोस्तों देखेंगे लिंग। लिंग के बाद वचन। वचन के बाद कारक। कारक के बाद काल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिया विशेषण से लेकर के काल तक के आपके प्रमुख टॉपिक है। इन पर भी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, लिंग, वचन और कारक और काल को लेकर के। ठीक है, चले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे देखें दोस्तों। आगे के जो टॉपिक रहेंगे दोस्तों इन पर आते हैं। देखो जरा, और भी टॉपिक है, और भी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे वाच्य किसे कहते हैं। क्लियर, वाच्य के बाद पुरुष, अव्यय। क्लियर, फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों तद्भव। ठीक है, तद्भव। फिर देखेंगे देशज विदेशज शब्द, देश विदेशज शब्द। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द। फिर हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो कौन रहेगा? विलोम शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, कोई भी दोस्तों ऐसा चैप्टर बचेगा नहीं जिन पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। समय लगेगा, लेकिन हर एक चीज हिंदी में आपको विधिवत पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं और भी चीजें दोस्तों हम लोग कुछ। आइए, इसके बाद वाली जो लिस्ट है दोस्तों हिंदी में, वो भी हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जरा देखो, अनेकार्थी शब्द दोस्तों हम लोग देखेंगे। क्लियर, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद समानार्थी दोस्तों शब्द देखेंगे। ठीक है, फिर है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। फिर दोस्तों मुहावरे हम लोग देखेंगे जो आप पढ़ते रहते हो। लोकोक्तियां देखेंगे। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे रस,
और छंद, इन पर भी चर्चा करेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अनेकार्थी, ये सब दोस्तों आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो आप देख सकते हो मुहावरे से भी सवाल पूछा जाता है, लोकोक्तियां से भी पूछा जाता है, रस से और छंद से भी सवाल आते रहते हैं। ठीक है, चले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और टॉपिक दोस्तों हम लोग देखते हैं। इसके बाद की कहानी की अगर बात करें तो अगला जो टॉपिक दोस्तों रहेगा अलंकार। ठीक है, अलंकार पर चर्चा कर लेंगे। इसके बाद वाक्य विचार, ये दोस्तों हो सकता हो नाम का होना सुना गया हो। इसके बाद विराम चिन्ह दोस्तों हम लोग देखेंगे, फिर अशुद्धि शोधन देखेंगे और शब्द शुद्धि देखेंगे, फिर वाक्य शुद्धि देखेंगे। ये आपके हिंदी के दोस्तों जो टॉपिक हैं सब लगभग मैंने कवर कर दिए। जो छूट जाएंगे उनको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग वही देखेंगे जो आपके यूपीएसआई हुआ, पुलिस में हुआ, यूपी पीसीएस में हुआ, जो हिंदी के टॉपिक आते हैं। ठीक है, पहले उन्हीं पर चर्चा करेंगे ताकि आपका कोई आगे एग्जाम लगा हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लियर, चले स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं कुछ शेष बातें और। तो ये दोस्तों आप लोगों ने हिंदी के सभी टॉपिक देख लिए। तो आइए अब हम लोग थोड़ा बेसिक शुरुआत करते हैं हिंदी की परिचय को लेकर के, क्या मामला है क्या नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों हिंदी में अगर बात की जाए तो जरा देखो ऊपर जो दोस्तों हेडिंग लिखी हुई है आपके सामने, क्या लिखी हुई है? हिंदी का इतिहास दोस्तों लिखा हुआ है। हिंदी नाम का इतिहास क्या है मामला ये? तो जरा देखो, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से जुड़ी है। क्लियर, अब आपके मन में आएगा सिंधु नदी से कैसे जुड़ी हुई है हिंदी शब्द की? तो जरा देखो, प्राचीन फारसी लोग सा को देखो हा बोलते थे। ये जो सिंध लिखा हुआ तो प्राचीन फारसी या ईरानी लोग ये जो सा शब्द है इस सा को ये लोग हा बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने हिंदू या हिंद कहा। ठीक है, सा की जगह हा बोलते थे तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने हिंदू या हिंद कहा। और इसी आधार पर उस क्षेत्र की भाषा को क्या कहा गया? हिंदी कहा गया। ठीक है, तो हिंदी का जो इतिहास माना जाता है वो एक ये भी दोस्तों मिला हुआ कि सिंधु नदी से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, सिंधु नदी यानी प्राचीन जो फारसी लोग थे वो सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के लोग उसे हिंदू या हिंद कहा गया। इसी आधार पर उस क्षेत्र की भाषा को क्या कहा गया दोस्तों? हिंदी कहा गया। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हिंदी का क्रम क्या है? तो हिंदी की कुछ लोग बताते हैं जो उत्पत्ति मानी जाती है वो संस्कृत भाषा से मानी जाती है। तो संस्कृत के बाद कौन सी आई? पाली के बाद दोस्तों प्राकृत के बाद अपभ्रंश और फिर दोस्तों इसके बाद किस भाषा हुई? वही बदल करके क्या हुई? यह भाषा आई, हिंदी आई। तो अगर कभी कहे हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती तो संस्कृत से शुरुआत हुई थी और कहां पर आ गए? हिंदी पर दोस्तों हम लोग आ गए। तो ये दोस्तों हिंदी भाषा का क्या है? क्रम आपके सामने है। ठीक है, चले आइए कुछ और बातें देखते हैं। इसके बाद दोस्तों एक नाम आप लोगों ने और सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? देखिए जरा, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त रहेगा, देखना जरा दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? महात्मा गांधी द्वारा 1917 में भरूच कहा? गुजरात में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे महात्मा गांधी, खूब आपने नाम सुना होगा। 1917 में जगह का नाम भरूच गुजरात है
वहीं पर दोस्तों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए दोस्तों आप देखते होंगे 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब? 14 सितंबर को। लिखा हुआ 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? आगे बात करें, 1950 में अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343 क्लॉज 1, ठीक है। इसके तहत देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब आपके मन में आएगा देवनागरी की लिपि जो होती है क्या होती है? तो ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे प्रदान की गई राजभाषा का दर्जा, या जो मैंने ये लिखा हुआ है, इसी लिपि को ही क्या बोला जाता है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। जब आप नोट्स बनाते हो, जो चीजें अपनी नोट्स पर लिखते हो, तो उसी लिपि को ही क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। क्लियर दोस्तों? चलें स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी हेडिंग पड़ी हुई है, तो एक एक बिंदु पर हम लोग पहले चर्चा थोड़ा करते हैं। तो जरा देखते हैं। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं। एक हेडिंग पड़ी हुई है दोस्तों, वर्ण, या इसी को क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ण या ध्वनि इसी को बोला जाता है। सॉरी दोस्तों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कोष्टक में लिखा हुआ या ध्वनि होती है, या ध्वनि कहलाती है। भाषा की क्या सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मतलब इसको और अधिक बार अब इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जाता। सबसे छोटा कण या इकाई यही है, अब इसके टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ये मार्कर है, इसको मैं तोड़ू तोड़ू तोड़ू, एक समय आएगा एक कण बचेगा जिसके टुकड़े करना असंभव है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चले इतने का ये ले लो, फिर देखते हैं ऊपर और क्या लिखा हुआ है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए इधर आते हैं दोस्तों। क्या है? फिर लिखा हुआ भाषा की इकाइयों का क्रम। तो एक शब्द लिखा हुआ ध्वनि या वर्ण, ठीक है। ध्वनि या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे आ, का, खा, इन पे कोई मात्रा तो है नहीं। आ, का, खा, तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? ये 2 नंबर होगा दोस्तों, इधर 2 शब्द। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह भाषा की सार्थक एवं, आगे नीचे कुछ है नहीं है, दूसरे पेज में होगा, ठीक है। तो शब्द अगर हमें समझना है तो परिभाषा क्या हो गई? वर्ण या ध्वनि के सार्थक समूह को, ठीक है, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और यह भाषा की सार्थक एवं, इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, फिर हम लोग आगे और देखते हैं। एवं देखो, अब जरा देखना दोस्तों, यह भाषा की सार्थक एवं, इधर तक आ गए। अब नेक्स्ट पेज में दोस्तों जरा देखना, एवं, एवं के बाद देखना जरा क्या मामला लिखा हुआ है। देखो, एवं अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है जिसका कुछ ना कुछ पूर्ण रूप से अर्थ जरूर होगा। तो जैसे यहां पर बात करें कमल, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसका अर्थ जरूर होगा। और लघुत्तम यानी छोटी, एक आपकी क्या है? इकाई है, ठीक है। वाक्य दोस्तों, एक शब्द आया हुआ वाक्य, तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का
ऐसा कोई सार्थक समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो अगर आपसे कहे वाक्य क्या है, तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरा अर्थ प्रकट कर देता है उसे वाक्य कहते हैं। और यह भाषा की क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। इसके बाद लिखित रूप दोस्तों क्या है, तो लिखित भाषा में सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि लिखित भाषा में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और बचा हुआ ये मौखिक रूप, तो इसको भी दोस्तों देख लेते हैं जरा। पहले ये इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मौखिक रूप देखते हैं। और जूम कर देते हैं दोस्तों, ये ले लो यहां से। अब आते हैं मौखिक रूप। मौखिक तो जरा देखो दोस्तों, मौखिक क्या है, मौखिक रूप, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो दो बातें हो गई, लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई जो बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्लियर दोस्तों। चले स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बहुत अच्छे से दोस्तों ये सब देखना, नोट्स बनाना, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। अगला, अगली जो हेडिंग आपके सामने पड़ी हुई वर्णमाला, तो कुछ इस पर बेसिक जानकारी जान लेते हैं क्या होती है वर्णमाला। फिर बाद में दोस्तों इस पर हम लोग विस्तार के साथ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं वर्णमाला या अल्फाबेट किसे कहते हैं। तो किसी भाषा के वर्णों, पुस्तक में अक्षरों लिखा हुआ है, तो वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। तो वर्णमाला है जिसमें व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से हर चीज लिखी होती है, जैसे का खा गा, चा छा जा, ठीक है, ऐसे। तो लिखा हुआ वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्लियर दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो वर्णमाला को दो भागों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। और कौन सा समूह, वर्णमाला में वर्णों का व्यवस्थित जो समूह होता है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है, और इसको दो पार्ट में विभक्त किया गया। कौन कौन से दो पार्ट हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कौन कौन से दो पार्ट हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब दो भाग कौन कौन से है तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया। पहला दोस्तों देखो स्वर या वायविल लिखा हुआ है। स्वर कौन कौन से हैं, देखो स्वरों की संख्या कुल जो लिखी हुई है 11 यहां पर है। अब 11 कौन कौन से दोस्तों स्वर है, तो जरा देखो, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। अब टोटल इनको गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। ये जो आप देख रहे हो इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्वर या वायविल बोला जाता है, वाविल, ठीक है। स्वर या वाविल, इनकी जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है, 11, ठीक है। व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं, व्यंजन, तो का से लेकर के हा तक के जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे का खा गा गा, आगे सब लिस्ट देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल तो अभी एक लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, का से लेकर हा तक के जो आपके रहेंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन। और इन व्यंजनों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो कितनी है,
33 है, 33 है। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, एक स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। अब स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं, व्यंजन के कौन कौन से होते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो ये आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है ना ही, तो ये आज तक का, अभी तक का जो मामला था, जो आप लोगों ने पढ़ा था, और जो शुरुआत मैंने की थी, कहां से की थी, इधर से दोस्तों मैंने की हुई थी शुरुआत, ये हिंदी के इतिहास से की गई थी। तो कुछ हम लोगों ने बेसिक जानकारी देखी, हिंदी का इतिहास देखा, और दोस्तों वर्ण ध्वनि इकाइयां देखी, स्वर व्यंजन देखे, स्वर कौन होते हैं, व्यंजन कौन होते हैं। अब कल की जो क्लास रहेगी स्वर के भेद को लेकर के रहेगी, स्वर के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार, इसी प्रकार व्यंजन। तो कल इसी एक पीडीएफ में सब विधिवत एक लिस्ट के साथ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और उम्मीद करते हैं आज की जो मैंने आपको बातें बताई अच्छे से दोस्तों समझ में आ गई होंगी। तो अच्छे से आप लोग नोट्स बना लेना, विधिवत ये सब बातें लिख लेना, और ये क्लास आपको बराबर मिलती रहेगी हिंदी की। ठीक है, एक चलिए दोस्तों, तो कल हम लोग स्वर की शुरुआत करेंगे। तो कल हम लोग नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें।